हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडियो विद आचार्य में। आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि है 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर से। जी हाँ, हमने आपसे वादा किया है कि 2011 से लेकर 2022 तक के जो कि प्रीवियस पेपर होंगे सीटेट के, वो आपको कराएंगे। कल की वीडियो में हमने आपको ईवीएस कराया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जाकर देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है जो कि सीडीपी या बाल विकास से का है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। कौन सी विशेषता माननी चाहिए आपको बताना होगा। धैर्य और दृढ़ता का, शिक्षण पद्धति में विषय ज्ञान दक्षता का, अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता का, या पढ़ाने की उत्सुकता का। क्या होना चाहिए विशेषता एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक में, आपको बताना है। तो मैं बता दूं इसका ऑप्शन नंबर ए धैर्य और दृढ़ता। अगर एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता है तो वह एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने पर निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। ऑप्शन ए अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। ऑप्शन बी अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी अभिभावक को विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। और डी अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षकों की शिकायत करनी चाहिए। तो आपको बताइए, आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। आप कमेंट में लगातार बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी अभिभावक को शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षकों के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दो का आंसर ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वह अवस्था कौन सी कहलाती है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूल संज्ञानात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था। आप बताइए कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वह कौन सी आवश्यकता है। देखिए, अगर बच्चा तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है तो वह एक मूल संज्ञानात्मक अवस्था कहलाती है। जब बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है तो वह अवस्था कहलाती है मूल संज्ञानात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मूल संज्ञानात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो आपको बताना है कि मन मानचित्रण किससे संबंधित है। देखिए, मन मानचित्रण होता है मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से। मन का मानचित्रण उसी से होता है। तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विषय रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। तो बताइए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सिखाने के संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, आप बताएंगे। तो अगर हम अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें, बच्चों की अक्षमताओं को देखें और उसके अनुरूप ही विभिन्न शिक्षण क्षमताओं का प्रयोग करें, तो यह एक बेहतरीन कारण वो तरीका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छे शिक्षकों के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। तो बताइए आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से सही लग रहा है।
तो ऑप्शन ए आप आज देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? अमूर्त संकल्पनाओं में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। आपको बताना है कि अमूर्त, अभी आपने कहा कि पीछे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है या तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें तार्किक चिंतन। इन्होंने कहा है कि अमूर्त संकल्पनाओं में, तो जब अमूर्त संकल्पनाओं में कोई बच्चा तार्किक चिंतन आरंभ करने जाता है तो पियाजे के अनुसार वह उसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, जो कि 12 वर्ष से ऊपर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना समर्थ हो सकता है यदि, सीखना समर्थ हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षण विभिन्न प्रकार का व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो क्वेश्चन 8 का आंसर आपको बता दूं कि जो भी ऑप्शन आपको बड़ा सा लगेगा, ऑप्शन डी जैसे वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, तो वही क्वेश्चन लगभग 80% आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं माननी चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, ऑप्शन ए। बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ऑप्शन बी। सी, अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, और डी, शिक्षण स्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, कौन सा ऑप्शन इसमें यानी कि गलत होगा? अवयव तो आपको पता है निगेटिव दिख रहा होगा इसमें ऑप्शन, शिक्षण स्थान ही एकमात्र स्थान है, एकमात्र एक निगेटिव वर्ड है और आपको निगेटिव चयन करना, इतिहास में निगेटिव पूछा है, नहीं मानना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए, के माता पिता और मित्रों द्वारा से दैनिक कार्य कराने में सहायता करनी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से विहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष विहार करना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा है? तो मैंने बताया कि बड़े ऑप्शन ज़्यादातर राइट होते हैं, आप ध्यान में दीजिएगा। सीडीपी में ये कॉन्सेप्ट है लगभग कि जो भी ऑप्शन बड़ा होगा वो 80% राइट होगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप तुक्का लगाकर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, यानी कि 10 का बी आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अभिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संध्या संगीत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? नहीं है पूछा है, निगेटिव में पूछा है, तो निगेटिव सेंस में इसका आंसर होगा शरीर में अपिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा, सभागार, घर या खेल का मैदान? तो बताइए आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें या परिभाषित किया जा सकता है तो वो होगा उसका विद्यालय। अगर किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है तो वो उसका विद्यालय होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि ये एक तरीके से आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको उन पर नज़र मारनी है।
30 से 40% पेपर है जो वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही आता है। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 13 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। आपको खाली स्थान में भरना है कि किसको संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। क्या माना जाता है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसे माना जाता है अभिप्रेरित का? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। आपको निगेटिव साइंस में देना है कि कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। जो ऑप्शन निगेटिव साइंस में होगा वही इसका आंसर होगा। आपको सीडीपी में या पेडागोजी में सबसे आसान यही है कि आप निगेटिव साइंस का क्वेश्चन पूछा है तो आप निगेटिव साइंस का ही ऑप्शन ढूंढेंगे। वह ऑप्शन देखिए, वह बच्चा जो प्रभाव उचित तरीके से संप्रेरण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए शिक्षा परिवेश में समय को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे नियमों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो आपको पढ़ के ही पता लग रहा होगा, रटना एक निगेटिव सेंस है, यानी कि जो लंबे नियमों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन कर है, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव, कोलबर्ग, पियाजे या स्किनर। आप बताइए, बच्चे दुनिया में अपनी समझ का सर्जन कर सकते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाएगा आपको पियाजे को। जी हाँ, इसका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कृकिता अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालयों में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। इसको विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। कौन सा आपको इसका राइट आंसर लग रहा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। घर में उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती, वह घर में अब विचारों में बात नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा। तो 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोवैज्ञानिक, शिक्षा समाजशास्त्र या शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा इससे संबंधित है? देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उससे शिक्षा मनोविज्ञान के उस उद्देश्य से संबंधित होगा, यानी कि 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो आप बताइए कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और डी, शिक्षा पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है आपको? 19 का ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो 19 का ए राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो आप बताइए 20 का कौन सा आपको सही लग रहा होगा?
तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मूल वैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर। जी हाँ, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया या अभिवर्ती नियम, सीखने का तत्परता नियम, या ऑप्शन डी सीखने का सदरता नियम। बताइए कि किससे अभिप्रेत है। तो अगर एक अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई अनुक्रिया करता है तो यह सीखने की सदृशता के नियम पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सीखने की सदृशता नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है? नहीं है, यानी कि निगेटिव सेंस में देखना है आपको। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्तियों में नवीनता, जिज्ञासा या सृजनात्मक विचार। निगेटिव क्या लग रहा है आपको इसमें? तो ए ऑप्शन देखे, दूसरों के साथ झगड़ना। झगड़ना ही निगेटिव सेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? देखिए, जो विशेष बच्चे हैं उन्हें अगर अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कराएंगे तो उनमें ज़्यादा विकास होगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आकलन और उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों को उपाधि देना, शिक्षकों को शायद शिक्षकों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। तो कौन सा क्वेश्चन आपको इसका राइट लगेगा? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षक और सह शिक्षा के क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिसलोकेसिया किससे संबंधित है? डिसलोकेसिया गणितीय विकास से, पठन विकास से, व्यवहार संबंधी विकास से, या मानसिक विकास। देखिए, गणित विकास से डिसकैलकुलिया संबंधित है, और आपको ऑप्शन बी पठान विकर से संबंधित होता है डिसस्केलिया, यानी कि 25 का ऑप्शन बी पठन विकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज हमने आपको 2011 के सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में वो कराए हैं। उनमें से बेहतरीन क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। कल की वीडियो में हम आपको हिंदी से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं 25 से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।